हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब हमने ना लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, या आप इसको जूल पर कुलाम भी कह सकते हो, वोल्ट या जूल पर कुलाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमने लास्ट जो वीडियो आपके पास सेंड की थी उसमें हमने इसको खूब डिटेल में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई मान लो अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है। ये मान लो कोई पॉइंट चार्ज आपका कैपिटल क्या हुआ, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कोई यहाँ से मान लो आपका r डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे V से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 इनटू जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो आप वो चार्ज, और अपॉन डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। इसमें ध्यान रखना कि आपको जो क्याऊ है ना, जो चार्ज है आपको, ये आपको विद साइन पुट करना है, विद साइन। अगर माइनस दे रखा है, माइनस में चार्ज, तो माइनस साइन भी आपको साथ में पुट करना है, विद साइन इसको पुट करना है, ठीक है। तो भाई जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है -2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है। और इस चार्ज की वजह से ये कोई पॉइंट है जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। आपको यहाँ पे क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 1/4πε0 को K से भी लिखते हैं। 1/4πε0 किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो ये हो गया K/Q/R। और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू क्याऊ, जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ पे ना माइनस साइन भी साथ में लेंगे। तो -2 माइक्रोकुलम है, तो 10⁻⁻6 आपका क्या हो गया, अपॉन आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, इसको मीटर में रखेंगे। तो 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 10⁻5, 18 इंटू 10⁻5, 18 -18 10⁻5, और वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन करेंगे पहले हम, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। भाई अगर जैसे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रिक नंबर की तरह, सिंपल नंबर की तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 4 होता है, ऐसे, ठीक है। तो मान लो आपके पास ना एक चार्ज ये दे रखा है, एक चार्ज यहाँ दे रखा है, एक चार्ज मान लो ये दे रखा है। यहाँ पे ना आपके पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज आपके पास Q2 है, ये चार्ज आपके पास Q3 है। और ये कोई पॉइंट है जो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे दे रखा है, R1 डिस्टेंस पे दे रखा है। और Q2 चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है, ये मान लेता हूँ मैं R2, और Q3 से ऐसे ही डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R3, ठीक है। आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है आपको इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट के ऊपर Q1 की वजह से। ये हो गया हमारा V1, ठीक है।
V1 हो गया, क्या वन की वजह से निकाल लो पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, प्लस फिर निकाल लो क्या टू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ये मान लो V2 आपका, प्लस फिर निकाल लो क्या थ्री की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ये मान लो आपका V3 आ गया। और तीनों पोटेंशियल का सीधा सम करना है, जैसे नंबर को जोड़ते हैं ना, 2 + 3 + 1 6 हो गया, ऐसे ही नंबर की तरह जोड़ देना उसको, अलग अलग चार्ज की वजह से निकालो और सिंपल नंबर की तरह उसको ऐड कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपके पास गिवन डेटा है, तो ये के चार्ज किसकी वजह से, क्या वन की वजह से, कितनी डिस्टेंस दे रखी है R1, प्लस ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, क्या टू चार्ज की वजह से पोटेंशियल R2, प्लस और V3 क्या हो जाएगा, क्या थ्री की वजह से पोटेंशियल। तो ऐसे निकालना आपको पोटेंशियल। ठीक है, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, कई सारे पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, तो सभी की वजह से इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकालो और उसका क्या कर दो, सीधा सम कर दो, वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो चार्ज रखना होता है वो विद साइन पुट करना होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, एक अगला एग्जांपल देख लो, मान लो एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, तीनों साइड बराबर है, ये इसका सेंट्रोइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है, और तीनों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखे हैं, यहाँ भी क्या रखा है, यहाँ भी क्या रखा है, यहाँ भी क्या रखा है। इसका जो सेंट्रोइड है इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ, ओ सेंट्रोइड। तो इस सेंट्रोइड के ऊपर आपको टोटल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सेंट्रोइड के ऊपर कितना टोटल पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बात की थी कि मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं, पहले आप इसकी वजह से निकाल लो। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, क्या वन है, क्या वन इज इक्वल टू क्या, ये चार्ज मान लो क्या टू है, तो क्या टू इज इक्वल टू क्या, एंड ये मान लो आपका क्या थ्री है, तो क्या थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू क्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ से देखो कितनी डिस्टेंस होगी सेंट्रोइड की। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x होगी, x। ऐसे ही इस पॉइंट से देख लो कितनी डिस्टेंस होगी सेंट्रोइड की, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं x होगी। ठीक है, x ही तो होगी भाई, अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड जो है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगी ये भी आपकी कितनी होगी, x होगी। अगर ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब ऐसे क्या निकाल लेंगे हम, क्या वन की वजह से निकाल लेंगे पोटेंशियल, और क्या टू की वजह से निकाल लेंगे, और क्या थ्री की वजह से निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका के, चार्ज क्या वन कितना है, क्या है, क्या वन क्या टू क्या थ्री, तो बराबर है ना, क्या के बराबर है, अपॉन एक्स प्लस के, क्या अपॉन एक्स प्लस के, क्या थ्री भी किसके बराबर है, क्या के बराबर है, एक्स के बराबर आ गया, तो वी किसके बराबर आ गया, 3 टाइम्स ऑफ के क्या अपॉन एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपको ना इसमें क्या गिवन मिलेगा, देखो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ गिवन मिलेगी, साइड की लेंथ मान लेता हूँ कि साइड की लेंथ यहाँ पे a है, साइड की लेंथ कितनी है, a है। अब आपको x को रिप्लेस करना है, एक ही टर्म में लिखना है आपको। तो देखो ये जो ट्रायंगल बन गई आपकी, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पे देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं बाहर अलग से बना देता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को। इसमें देखो ये जो साइड है ना, यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, a/2, ये a/2 हो जाएगी। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को। ये आपकी है राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ कितनी है आपकी, a/2, ये a/2 है, और ये आपकी x के बराबर है। अब ये जो एंगल होता है ना, तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं, 60 के बराबर। और ये एंगल आपका हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 30, तो ये एंगल आपका 30 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब x को एक ही टर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये आपका बेस हो गया ना, ये आपका बेस हो गया, तो a/2 बेस बाय
हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो x किसके बराबर आ जाएगा? x आ जाएगा a/2 कोस 30 डिग्री, ठीक है। और a/2 कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा? a/√3 के बराबर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि भाई अगर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है ना, और साइड की लेंथ अगर a दे रखी है, तो ये जो सेंट्रोइड है इसकी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी वो आपको क्या लेनी है? a/√3 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम जो आपका x है, x की जगह क्या रख देंगे? a/√3 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस इज 3k और x की जगह a/√3, a/√3। तो v किसके बराबर हो गया? 3 × √3 k/a, इसके बराबर हो गया आपका v। तो ये आ गई सेंट्रोइड के ऊपर पोटेंशियल। अगर आपसे इसमें यह भी पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करेंगे? वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ निकाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से निकाल लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से निकाल लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीनों का क्या कर दो? तीनों का जो आप E1 निकालोगे, E2 निकालोगे, E3 निकालोगे, अब तीनों का वेक्टर सम करना है। अब इनको सीधा ऐसे नंबर की तरह नहीं जोड़ना, 2 + 2 + 1 5 हो गया। इनका कौन सा सम करना है? वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर की जब भी बात आएगी ना, हमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना है, डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो अब देखो ये जो E1 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की वजह से, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो क्लिप में। भाई अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कैसा है? प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको इससे मिला दो, ये लाइन बन गई ना, और इस लाइन के अलोंग होगा और अवे फ्रॉम होगा बाहर की तरफ, तो दिस इज E1, दिस इज E1। इसको मैं साथ साथ यहाँ बना, इसको यहाँ पे इसको ड्रा करता जाऊंगा, तो ये हो गया आपका E1, दिस इज E1, ठीक है। अब Q2 की बारी है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 भी आपका Q के बराबर, ये भी प्लस का है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बाहर की तरफ होगा, तो ये बाहर की तरफ हो गया, दिस इज E2। तो E2 को भी मैं अलग से यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये आपका E2 आ जाएगा इधर, दिस इज E2, ठीक है। ऐसे ही Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस लाइन के अलोंग होगा, और ये भी बाहर की तरफ होगा क्योंकि Q3 भी प्लस का है, तो Q3 आपका किधर आ जाएगा? Q3 आपका इस तरफ आ जाएगा, दिस इज सॉरी E3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब इन तीनों का वेक्टर सम करना है, तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब वेक्टर सम का मैंने लास्ट टाइम एक जो हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डिस्कस किया था। तो वेक्टर का सम कैसे करते हैं? देखो वेक्टर का सम करने का मैंने आपको एक मेथड बताया था कि वेक्टर को ना रिजोल्व करके कंपोनेंट में तोड़ के ऐड कर सकते हैं, वो आसान मेथड है। वेक्टर को आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दो और फिर उसका सम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे किसको तोड़े? 3 वेक्टर आपके पास हैं, आपको हमेशा हमेशा किस वेक्टर को रिजोल्व करना है, किस वेक्टर को आपको तोड़ना है? ऐसा वेक्टर जो ना तो वर्टिकल के अलोंग है, ना तो वर्टिकल के अलोंग है और ना हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, उस वेक्टर को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो देखो उस वेक्टर को रिजोल्व करना है और किस किस कंपोनेंट में रिजोल्व करना है? वर्टिकल के अलोंग और हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो ये आपकी आ गई वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस वेक्टर को पहले मैं इसको करूंगा, इसको रिजोल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये जो तीनों एंगल होंगे ना, तीनों जो एंगल होंगे इनके बीच में, ये तीनों जो एंगल होंगे, तो ये तीनों एंगल होंगे 120 के, यहाँ पे ये 120 के होंगे। और अगर इस एंगल की मैं बात करूं, इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की जो बात करूं हाफ की,
ये पूरा आपका 120 का है, ठीक है। तो ये आपका 60 का है और ये भी आपका 60 डिग्री का बचेगा, ये भी 60 डिग्री का होगा आपका, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर को तोड़ना है, एक कंपोनेंट तो लेना है इसका इस वर्टिकल के अलोंग E1 का कंपोनेंट एक तो इसके अलोंग, और एक E1 का कंपोनेंट लेना आपको इसके अलोंग, इसके हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ठीक है। तो थीटा किसके साथ है, वर्टिकल वाले के साथ है ना, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 60 डिग्री है। तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया, E1 कोस 60 हो गया। इस वेक्टर का E1 का हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E1 थीटा के अलग जो है उसमें साइन लगाते हैं तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे दो कंपोनेंट में, E2 को भी, E2 भी आपका वर्टिकल के अलोंग नहीं है ना हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो इसको भी तोड़ देंगे। इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये वर्टिकल के अलोंग है पहले से ही। अब इसको रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका E2 का, ये E2 आपका E2 का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा वर्टिकल के अलोंग, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा के साथ क्या लगाते हैं, कोस लगाते हैं। तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा इसका, E2 कोस 60 डिग्री, इसी के अलोंग हो जाएगा इसका कंपोनेंट, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना कंपोनेंट हो जाएगा इसका, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसका E2 का कंपोनेंट इसके अलोंग, तो यहाँ थीटा नहीं है ना तो इसके साथ साइन लगेगा, ये आपका हो जाएगा E2 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ दिया और इसको भी E2 को भी दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। अगर आपने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया ना, अब इन दोनों वेक्टर का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का काम कौन करेगा, ये इसके कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखो E3 आपका नीचे की तरफ था, E3 के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, E3 आपका ऐसे कैसे है। इस तरफ कौन आपका E1 साइन 60 और E1 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 E1, ठीक है। और इस तरफ कितना आ गया आपका E2 साइन 60 E2, तो ये आ गया आपका E2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ऐसे ही जो आपका ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट है, एक तो इसका कंपोनेंट है और एक इसका कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट आपका है E1 कोस 60 डिग्री, कोस 60 होता है 1/2, तो एक तो E1/2 है और एक ऊपर की तरफ कौन है E2 कोस 60, तो कोस 60 1/2, तो आपके ऊपर की तरफ ये है और नीचे की आपका E3 है, ये है। अब यहाँ पे देखो, अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं K/r² से। अभी हमने पहले वाले वीडियो क्लिप में देखा था कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, K/r² से निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो E1 है, E2 है, E3 है, E1 तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो ये आपका हो गया मान लो Q1 Q है ना, ये मैंने ये चार्ज यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका O है। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, x मानी थी, ये डिस्टेंस है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा E1 है, तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 आपका किसके बराबर हो जाएगा, E1 आपका हो जाएगा K, किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, क्या की वजह से, कितनी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, x डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, x का स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही ये तो आपका हो गया E1 हो गया। अब अगर मैं E2 की वजह से निकालूं, E2 Q2 की वजह से, Q2 आपका ये है, ये आपका Q2 है, Q2 ऑल्सो इक्वल टू Q है, और इसकी वजह से O पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, O पॉइंट पे निकालना है। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस भी तो x ही होगी, x के बराबर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको क्या लिखूंगा मैं, E2 लिखूंगा। तो E2 यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, K, किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, Q2 की वजह से निकाल रहा हूँ, तो Q2 Q के बराबर अपॉन कितनी डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ उसका स्क्वायर। तो ऐसे E1 और E2 क्या आगे बराबर आ गए। सिमिलरली जब मैं E3 निकालूंगा तो मेरा E3 भी इनके बराबर ही आएगा। अगर मैं ऐसे ही E3 निकालूंगा ना तो E3 भी मेरा किसके बराबर आएगा, E3 भी मेरा Q/x² ही आएगा। तो यहाँ पे E1 E2 E3 सब बराबर हैं, E1 E2 E3 सब बराबर हैं।
तो मैं क्या कर लेता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि भाई E1 और E2 और E3 सारे बराबर हैं, और मैं इनको तीनों को E के बराबर पुट कर देता हूं। तीनों बराबर हैं और E के बराबर हैं। तो अब देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, E1 की जगह मैं E रख दूंगा, क्योंकि E1 E2 E3 सब E के बराबर हैं। E2 की जगह भी मैं E रख दूंगा, क्योंकि ये सब E के बराबर हैं। E3 की जगह भी मैं E रख दूंगा, और E1 की जगह E और E2 की जगह E। तो E/2 प्लस E/2 कितना हो जाता है, E/2 E/2 E हो जाता है, और नीचे कितना है E। तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ है उतना फोर्स नीचे की तरफ है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, टोटल फोर्स दोनों का, इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, 0। ऐसे यहां भी E√3/2 E इधर है और √3/2 E राइट साइड में, तो दोनों ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, सब तो कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर इसके लॉन्ग सारे फोर्स कैंसिल हो गए, इसके लॉन्ग कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच गया, 0 बच गया। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों वर्टेक्स के ऊपर बराबर के चार्ज रखे हैं, तो सेंटर के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, और सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। अभी हमने निकाला था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना आया था, सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, V निकाला था, वो 3√3 KQ/A इतना आया था। तो सेंटर के ऊपर, सेंट्रॉइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आसान क्वेश्चंस इस पे आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस पे नहीं आते, तो आप इसको इजीली कर लोगे, और आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।